तो सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो ड्रंकर, वो दारूबाज को दिखाया जाता है, जिसे देख करके ज़ूफेन ने उससे पूछा था कि क्या आप भी डबल ड्रैगन मैनर से ही हो। तो वो दारूबाज हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है डबल ड्रैगन मैनर, हाँ मैं भी पहले इस डबल ड्रैगन मैनर से ही था, मगर अब बिल्कुल भी नहीं। तो दारूबाज की बात सुन ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि क्या अब ये नहीं है, और क्या ये यहाँ का सबसे ज्यादा एक्सीलेंट डिसाइपल नहीं था, मगर लेकिन अगर वो यहाँ से नहीं है तो फिर आखिर ये यहाँ पर अंदर कैसे आया। किसी भी सेक्ट ने अपने एक्सील्स के अगेंस्ट खुद को चेतावनी दी होगी, फिर तो ये डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए 2 गुना हो जाएगा। इधर ज़ूफेन दारूबाज के बारे में ये सब सोच रहा होता है कि तभी दारूबाज भी उसे सोचता हुआ देख उसे हंसते हुए बताता है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ से बाहर रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो फिर वहाँ जाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो दारूबाज की ये बात सुनकर के तो ज़ूफेन एकदम शॉक हो गया होता है, और फिर स्माइल करते हुए अपने मन ही मन कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है। और सबसे बेस्ट सिचुएशन में इसके कहे गए ये वर्ड्स इसको एक हीरो बनाते हैं, और एक बुरी स्थिति में एक बेहद ही खतरनाक विलन। अरे लेकिन एक मिनट रुको, इसके कहे ये वर्ड्स आखिर मुझे कुछ जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। मुझे तो ये बात कुछ अजीब सी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड मैन और मैं, हम दोनों ही एक जैसे हैं। तभी योंगनिंग ज़ूफेन से पूछती है कि ज़ूफेन आखिर ये आदमी कौन है, और आखिर ये इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। जबकि इधर ज़ूफेन और उन सब लोगों को इतना ज्यादा सीरियस देख वो दारूबाज ज़ूफेन से कहता है कि पहले थोड़े हल्के हो जाओ और चिल करो। तुमने मुझे पीने के लिए दारू दी है भाई, और तुम्हें मेरी इस पसंदीदा चीज के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, और ना ही तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी हार्ड आऊंगा। और मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो लड़कियों को उठा ले जाते हैं, इसलिए आप भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। टियान्यू प्रिंसेस कह करके फिर हंसते हुए दारूबाज नशे में खड़ा होता है, कहता है मैंने सुना आपके एम्पायर के बारे में, आपके एम्पायर में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा वो प्रोबेबली बिल्कुल सही था। तो अब मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर बिल्कुल सही थे। तो दारूबाज की ये बात सुन योंगनिंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, और फिर थोड़ा झिझकते हुए स्वाइंगर की ओर देखने लगती है, और फिर दारूबाज से कहती है कि वो भले ही मेरे फादर थे, मगर लेकिन वो सब काम करके उन्होंने अपने खुद के नेशन को ही बेच दिया था, तो इसलिए वो भी मेरे लिए उन बाकी के इविल क्रिमिनल से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो योंगनिंग के ये जवाब सुनने के बाद तो दारूबाज भी हंसते हुए कहता है कि हा कितनी नेक राजकुमारी है, मगर लेकिन क्या होता अगर उसने अपनी उस भूमि को बिना किसी सैनिक के ही सौंप दिया होता। तो तब ज़ूफेन कहता है कि क्या ये दोनों ही बात बिल्कुल सेम नहीं है। तो दारूबाज कहता है कि नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। शत्रुओं के हमले का मतलब है लूटपाट और कत्लेआम। हालांकि अपनी कुछ भूमि को स्वयं उन्हें सौंप देने से तो उसमें ये सारे क्रूल एक्शंस शामिल नहीं होते। हालांकि ये सारी की सारी भूमि, ये लैंड सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली का है, और इसमें आम आदमी का कोई हिस्सा नहीं है। और फिर उस जमीन का मालिक चाहे कोई भी क्यों ना हो, आम लोग तो अपने लॉर्ड के लिए जी जान से मेहनत करते ही रहेंगे। तो फिर आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है। इसलिए फिर जीत हो या हार, जनता को तो एक समान ही दोनों तरफ से कष्ट उठाना पड़ता है। और जैसा कि कहा गया है कि डबल ड्रैगन मैनर, कोई सेक्ट और यहाँ तक कि कोई एम्पायर, वो सबके सब सिर्फ और सिर्फ मेमने को पाल रहे हैं ताकि वो उनके उस थके हुए शरीर से उनका खून और मैरो चूस सके। तो ज़ूफेन कहता है कि मगर लेकिन डबल ड्रैगन मैनर वो तो इस पूरे वेस्टर्न लैंड में स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, साथ ही पावर और विकास की गारंटी देता है। क्या कोई कह सकता है कि ये एक टैलेंट का नमूना है। और अगर ऐसे ही वेस्टर्न लैंड को कमजोर होने देने से क्या आक्रमणकारी यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आकर्षित नहीं होंगे, और तब लोगों का भाग्य क्या और ज्यादा बुरा नहीं होगा। तो अब ज़ूफेन की ये बात सुन दारूबाज चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बकवास है, और ये सिर्फ एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ केवल सीक्रेट स्टोन्स की रक्षा करने, एक कल्टीवेटर के इंटरेस्ट की रक्षा करने, और वो लोग कुछ थके लोगों की परवाह न करने के पीछे पड़े हुए हैं। और मान लो कि हमारे सेंट्रल एरिया के ऊपर हमला हो जाए, तो क्या वो कुछ आम लोग जो कि चींटियों की तरह हैं, क्या वो उनकी बिल्कुल भी परवाह करेंगे? नहीं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज को ही हड़पने की चिंता है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चींटियों की ही चिंता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि डबल ड्रैगन मैनर को होती है। तो अब इधर दारूबाज ये सब कहते हुए अपनी
भावनाओं में काफी ज्यादा खो गया होता है। इस वजह से स्वेंगर और योंगनिंग थोड़े डर गए होते हैं। जो देख दारूबाज भी अपने आप को थोड़ा शांत करता है और फिर उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही खो गया था, क्योंकि हर बार जब भी मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ तो मैं इस चीज से काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता हूँ। और मैं भी पहले तुम लोगों की तरह ही सोचा करता था कि हमारा ये वेस्टर्नलैंड सबसे ज्यादा अच्छा है, जहाँ पे कि कोई बाहरी संघर्ष नहीं है और हर कोई यहाँ समृद्धि से भरपूर है। मगर एक मीटिंग, किसी से मिलने के बाद ये सब कुछ बदल गया। तो योंगनिंग कहती है कि क्या वो कोई वुमेन थी? तो ये सुन दारूबाज भी थोड़ा हैरान तो वो योंगनिंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो सब एक लड़की की वजह से था? तो योंगनिंग कहती है कि ये जानना तो आसान है, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक लड़की ही एक आदमी को बदल सकती है। तो दारूबाज कहता है कि हाँ लड़की, तुम इस बारे में काफी कुछ जानती हो, लेकिन फिर बताओ आखिर तुमने कितनों को चेंज कर दिया? तो ये सुन योंगनिंग थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि नॉनसेंस, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ और मैं तो अभी तक किसी एक को भी चेंज नहीं कर पाई। तो तब ज़ूफेन कहता है कि सीनियर प्लीज इसे इग्नोर कीजिए, वो तो बहुत सारी परफेक्ट मैच कहानियों से अपने इस दिमाग को भरे हुए है। अब तक ज़ूफेन के मुंह से परफेक्ट मैच का नाम सुन दारूबाज भी अपनी बंदी और अपनी स्टोरी के बारे में सोचने लगता है और हंसते हुए कहता है कि कभी कभी ये कहानियाँ वास्तविकता से दूर नहीं रह जाती। मैं भी पहले कभी एक यंग लड़का था जो कि काफी ज्यादा प्राउडली और एलिगेंटली इस दुनिया को अच्छे से जानने के लिए घूमा करता था, मगर उससे एक बार मिलने के बाद मैं उससे कई बार मिलने लगा और उस बेवकूफ भोली सी राजकुमारी ने मुझे इस सांसारिक दुनिया में फंसा लिया था। मुझे एक सबसे ज्यादा खूबसूरत और भोली लड़की मिली थी, एक प्रिंसेस जो कि अपने आम लोगों के साथ घूमने के लिए काफी ज्यादा शौकीन थी और उस समय उस क्लियर से स्कैम में फंसना जिसके लिए गिरने में भी कभी पछतावा नहीं करना। तो तभी बीच में ज़ूफेन कहता है कि सीनियर, एक इतनी ज्यादा मूर्ख लड़की जो कि अपने लोगों के बीच में घूमा करती है और वो भी इस तरह आने वाले खतरों से बेखबर होकर के, वो तो एक दिन इससे मर सकती है। तो अब तक ज़ूफेन उसको इस तरीके इंटरप्ट करता हुआ देख उसे थोड़ा शर्माते हुए चिल्ला करके कहता है कि वैसे मेरा तुमसे क्या इरादा है? वुमेन्स, लड़कियां बिल्कुल पानी की तरह होती हैं और आदमियों को कभी कभी आराम के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। हालांकि कभी कभी मुझे उसके उन मूर्खतापूर्ण रवैये ने मुझे परेशान कर दिया, साथ ही मुझे भी काफी ज्यादा परेशानियों में डाल दिया। मगर अब जब मैं उसके बारे में उसकी ये बातें सोचता हूँ तो लगता है कि वो मेरी सबसे प्यारी यादगारें थी और ये मेरी गलती नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं तो जिंदगी भर उसका बोझ उठाना चाहता था। तो अब दारूबाज की ये सारी बातें सुन ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि हम लोग तो वास्तव में बिल्कुल एक ही जैसे एक ही साइड पे हैं। लेकिन फिर उसके बाद दारूबाज थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है मगर लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज्ड हुआ कि भले ही मेरी सारी पावर्स अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तब भी मैं उन कमीने पाखंडी बूढ़ों से लड़ना चाहता था, मगर अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं ये करने में असमर्थ था। और फिर उस साल उनके पड़ोसी एम्पायर ने उनके ऊपर हमला किया। इससे कल्याण के प्रभारी सेक्ट ने देश की जमीनें सुरक्षित थी, मगर उन्होंने इसकी उपेक्षा की, जिससे सीमा पर लोगों को काफी ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, जबकि वो तो उन सब के लिए बेहद ज्यादा चिंता में थी। और हालांकि मैंने भी कई बार उनके डबल ड्रैगन मैनर में इंटरफेयर न करने वाले रूल को कई बार तोड़ा, मगर केवल दुश्मनों द्वारा आरोपित किए जाने और उसकी सजा के तौर पर मुझे सेक्ट में वापस जाने के लिए पूरे तरीके से वंचित कर दिया और फिर मुझे वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर मेरे पास सेक्ट में वापस जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं रह गई। मगर फिर मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी के साथ हमें दारूबाज के उस फ्लैशबैक को दिखाया जाता है यहाँ पे कि दारूबाज अपने सामने के नजारे को देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका वो प्यार, वो लड़की मरी हुई थी। और फिर उस सबको याद करते हुए दारूबाज कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ये सब कहते हुए दारूबाज अपने उस प्यार को गोद में उठाते हुए दुखी होकर के एक जोरदार चीख लगाता है। मतलब ड्रंकर की इतनी ज्यादा दर्द भरी कहानी को सुनने के बाद योंगनिंग तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगती है और कहती है कि क्या सचमुच वो उसे कुछ हो गया था? कि ये सुन ज़ूफेन तो अपने मन में कहता है कि लड़की, तुम कुछ ज्यादा ही स्टोरीज को पढ़ती हो। मगर द ड्रंकर उनसे कहता है कि मेरे चले जाने के बाद में उन मास्टरमाइंडों ने अपनी असली योजना शुरू की थी। जब वो लोग बॉर्डर पर उत्पात मचा रहे थे तो तब एक ग्रुप ने प्रिंसेस के साथ में संपर्क बनाया और उन्होंने उसकी रक्षा के लिए 1000 मील अंदर ले जाने के लिए प्रेरित किया, एक माउंटेन रेंज पर, जिससे बचाव करना आसान होगा और इस तरह दोनों साइड के लोग बच जाएंगे। मगर वो भी पूरी तरीके से उनके झांसे में आ गई और एम्पायर से एम्परर सील को चुरा करके उसने सीडिंग अरेंजमेंट पर साइन कर दिया। और तब दुश्मन ने इस चीज का फायदा डिफेंडिंग जनरल को पीछे हटाने और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज से रिच जमीन पर कब्जा करने और मजबूर करने के लिए किया। और जब तक एम्परर को इस चीज के बारे में पता चला तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और इस वजह से एम्पायर पर नजर रखने वाले सेक्ट
काफी ज्यादा नाराज थे और फिर उसके बाद रॉयल फैमिली को त्यागने के लिए मजबूर करने और राजकुमारी को उच्च राज्य विद्रोह के लिए मृत्यु दंड देने की निंदा करने के लिए जनता की आग को भड़काया गया। और आखिरकार ये न्यूज मुझ तक आखिरी घंटे में पहुंची और तब मैं उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सका। मैं वहां जाकर के सिर्फ उसके क्रॉप्स, उसकी डेड बॉडी को देख पाया और वहां पे तब भी सिर्फ और सिर्फ उस भीड़ के आरोपों और उपहासों को ही सुनता रहा। तो अब ड्रंकर की ये सारी बातें सुनने के बाद में ज़ुफेन कहता है वो लोग क्लियरली एक स्टूपिड के अगेंस्ट प्लॉटिंग रच रहे थे, जबकि इधर ज़ुफेन को प्रिंसेस को स्टूपिड कहता हुआ सुन करके ड्रंकर तो वहाँ गुस्से में ज़ुफेन को घूरने लगता है, जो देख करके ज़ुफेन भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि वैसे प्रिंसेस सीनियर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मगर लेकिन अगर मैं होता तो मैं उनमें से एक ग्रुप को मार करके खत्म कर डालता, ताकि ये देख करके बाकी के लोगों को दिलों में मेरा डर बैठ जाए और उन्हें पता चल जाए कि वो लोग अभी भी मेरी छत्र छाया में है। और तब सबसे बुरी कंडीशन में भी मुझे सिर्फ एम्पायर से सजा मिलती, लेकिन उसके परिणाम अलग होते और ये जानते हुए कि कोई भी नियम आपको रोक नहीं सकते, तो वो लोग कभी भी प्रिंसेस के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन एक अच्छे बच्चे की तरह सेक्ट के नियमों का पालन करके आप कितने भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, उन्होंने आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया। और क्योंकि सेक्ट के नियम आपको बांधते थे, इसलिए तब आप कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर आप ऐसा करते भी तो वो आपको डबल ड्रैगन मैनर से बाहर पहुंचा देते। मगर आपको तो शुरू से ही पहले ही बजर्ग की तरह पागल हो जाना था। इधर ज़ुफेन की ये बात सुनने के बाद में ड्रंकर कुछ देर के लिए शांत खड़ा होता है और फिर आगे ज़ुफेन से कहता है कि मुझे उस बात का बहुत पछतावा है कि मैं तब उस समय एक डिमोनिक कल्टीवेटर नहीं था और मेरी ये सारी लापरवाही के कारण ही वो मारी गई, वरना वो अब तक जिंदा होती। लेकिन मुझे पता था कि अब इस सब के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और उन राइटियस रूलों से अभी भी बंधा हुआ मैं, और जबकि वो कमीने खुशी से तालियां बजा रहे थे और उस सिचुएशन का मजा ले रहे थे। इधर ये सब सोचते हुए ड्रंकर गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिस्ट करने लगता है, जो देख करके ज़ुफेन भी शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, आखिर इतना ज्यादा क्रेजी क्यों हो रहा है भाई। मगर तभी योंगनिंग कहती है कि फिर आगे क्या हुआ, आखिर आपने आगे क्या किया। इधर ज़ुफेन तो योंगनिंग की ये बात सुन अपने मन में कहता है कि मैं तुझे अभी बाहर फेंकना चाहता हूँ, जबकि ड्रंकर कहता है कि फिर मैं दुश्मन देश की ओर दौड़ा और फिर मैंने रॉयल फैमिली में चारों ओर कत्लेआम मचा दिया और उनके गार्डियंस एक्ट के माध्यम से मेरी हत्या, और तब मैंने अपनी नेम प्लेट को उनकी बोन फायर में फेंक दिया। तो ये सुन तो ज़ुफेन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। तब ड्रंकर कहता है कि लड़के, तुम्हारे लिए इस दुनिया से बाहर चला जाना ही बेहतर होगा, वरना आज नहीं तो कल तुम जल्द ही इस सब को नर्क में डाल दोगे। इधर ये सुन तो ज़ुफेन कहता है कि कम से कम मैंने अपने जीवन में किसी की हत्या तो नहीं की है। जबकि ज़ुफेन की ये बात सुनकर तो पीछे की दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं, जबकि ड्रंकर उससे कहता है कि लड़के, तुम सख्त, चतुर और बहादुर हो, और एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये है कि तुम्हारा दिल अभी भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है। देन अगेन, एक डेमोनिक कल्टीवेटर का दिल स्थिर और दृढ़ होता है, और मैंने राइटियस कल्टीवेटरों में भी शायद ही ऐसा कभी देखा होगा, यहाँ तक कि तब मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था, और मैंने जो गलती करी उसने डबल ड्रैगन मैनर को मेरे पीछे आने के ऊपर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्हें क्या लगा था कि मैं ऐसे ही गिर जाऊंगा। पहली बार तो मैंने अपनी इच्छा से सेक्ट की सजा को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस बार मैं एक इतने ज्यादा पेन, इतने ज्यादा दर्द में था कि तब मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी, और तब मैंने पाया कि ये सारी की सारी दुनिया ही मेरी दुश्मन है। और फिर मैं सेक्ट में वापस लौट करके आया, तो तब जो कोई भी मेरे सामने आया मैंने उन सबको मार डाला, और वेस्टरलैंड के 10 सेक्टों में से जिस सेक्ट के ऊपर भी मैंने अपना पैर रखा वो सभी के सभी बड़े केओस और आग में झुलस गए। और ये सब कुछ उन सभी के लिए मेरी ओर से एक चेतावनी थी कि मेरे ऊपर कभी भी कोई नियमों को लागू करने की कोशिश ना की जाए और मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन आखिर इस सब का भी क्या ही मतलब रह गया। वो सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गुस्सा था, क्योंकि वो वापस नहीं आई। मैं पहले सिर्फ केवल एक सेक्ट के ही पीछे था, लेकिन क्रोध ने मुझे पूरी तरीके से खा लिया था, और इसलिए मैंने बाकी सभी को भी अपना निशाना बना लिया था, बिल्कुल एक सच्चे पागल, एक सच्चे मैडमैन की तरह। इधर ज़ुफेन तो दारूबाज की ये बात सुन अपने मन में कहता है कि आखिर ये सुनने में इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तब दारूबाज आके कहता है कि तब मैं
पागलपन में अपने दिमाग को खोने के इतने ज्यादा करीब था कि तब मेरे अंदर का डीमन मुझे खुद ब खुद कंट्रोल करने लगा। तो योनिंग पूछती है कि फिर आखिर आप वापस होश में कैसे आए? तो दारूबाज कहता है कि मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पागलपन में डूबा हुआ था और अचानक मेरी नजर उस नौकरानी पर पड़ी जो मेरे पास अपनी वसीयत लेकर के आई। तब मुझे पता चला कि वो मूर्ख नहीं बनी थी और जानती थी कि ये सब एक जाल था। वो जानती थी कि ये दुश्मन की ही एक योजना है और इससे उसका क्लैन भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये भी पता था कि अगर भूमि दुश्मन को सौंप दी गई तो वहाँ के लोगों को युद्ध से कोई नष्ट नहीं पहुंचेगा। और उसका ये प्रस्ताव सही था या गलत, ये सब कुछ रूल्स और जजमेंट के ऊपर निर्भर करता था। ये मुझे उस समय की याद दिलाती है जब हम सपनों के बारे में सोचा करते थे, इस दुनिया इस अर्थ पर शांति के लिए, मगर लेकिन आखिर कितने ही लोग इसे हासिल कर पाए। और राइटर्स कल्टीवेटर भी जब सब कुछ हड़प लेते हैं तो वो भी न्याय के पीछे छुप जाते हैं। वास्तव में तो उनके पास सिर्फ केवल डीमंस थे। और क्या मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर्स के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता है? आपने कहा था कि डबल ड्रैगन मैनर वेस्टर्नलैंड की शांति की रक्षा करता है, जबकि मैं कहता हूँ कि इसके पीछे कोई मॉडल्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लालच और सत्ता के खेल का एक और अड्डा है। लिटिल गर्ल, तुमने कहा था कि उसने यानी कि तुम्हारे फादर ने अपनी जमीन दुश्मन को दे दी, लेकिन तुम्हारी ये सोच गलत है। तब योनी में थोड़ा शौक होते हुए कहती है कि जब तक लोगों का जीवन बेहतर रहेगा तब तक क्या एम्परर का नाम लोगों की रक्षा करना नहीं है? तब ड्रंकर जोर जोरों से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तुम भी कितनी ज्यादा भोली हो, सिर्फ और सिर्फ सामान्य भलाई की चिंता करती हो। तुम भी बिल्कुल उसी की तरह ही मूर्ख हो, लेकिन फिर भी बाकी सबसे अधिक चतुर हो। लेकिन यहाँ असली मूर्ख कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और तब वो मेरे साथ थी जब मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए इस जगह को एक परफेक्ट वर्ल्ड बना करके रहूंगा। मगर लेकिन आखिर मैंने एंड पर क्या पाया? सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत। और फिर मैं वेस्टरलैंड में बेतहासा भटकता रहा। सचमुच मैं तब कितना बड़ा फूल था। तो ज़ूफेन भी दारूबाज के कंधे पर हाथ रखते हुए हंस करके उससे कहता है कि सीनियर, एक वुमेन को पाने की चाहत में मेंस कभी भी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते और वो हमेशा ही बड़ी बड़ी और प्रभावशाली बातें बोलते हैं। तो ड्रंकर्ड ज़ूफेन से कहता है, मगर लेकिन मैं तुम्हारी तरह इस तरीके का सेमलेस पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही उसके साथ सच्चा रहा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कुछ टेढ़ा है, लेकिन ये जितना ज्यादा टेढ़ा है तुमको उसके लिए एक ऐसी लड़की की तलाश करनी चाहिए जिसका दिल सीधा और साफ हो और वो तुम्हें भी सही राह पर ले आए, बिल्कुल उसी की तरह जिस पुलिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे थे, जिसकी तुमने कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा काइंड और दयालु थी। तो अब ड्रंकर की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन शॉक हो जाता है और तब उसे निंगर की याद आती है। वो अपने मन में निंगर के बारे में सोचता है और फिर ज़ूफेन उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि एक इतने बड़े मास्टरमाइंड को अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए एक भोले भाले व्यक्ति की आवश्यकता थी, और उस तरीके के ही एकमात्र लोग ऐसे होते हैं जो कि इस झूठ और फरेब की दुनिया में एक किसी भी इंसान को मन की शांति लाने में मदद कर सकते हैं। अब तभी इधर हमें दारूबाज की ओर दिखाया जाता है। उसकी बोतल में उसकी शराब खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो कहता है कि मेरी शराब खत्म हो चुकी है और मुझे मेरे लिए और चाहिए। और ये काफी ज्यादा दुर्लभ दृश्य है जो कि एक यंग बॉय मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए तैयार है, और अब अगर किस्मत ने साथ दिया तो अगली बार मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हालांकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा छोटी बात है, किसी भी एक सेक्ट के साथ में खिलवाड़ करना ये मेरे स्किल्स के अंदर आता है और ऐसा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो ये सुनकर फिर ज़ूफेन ड्रंकर से पूछता है कि और मुझे क्या देना है? ड्रंकर ज़ूफेन से कहता है कि एक पेंटिंग, तुम्हें मुझे एक पेंटिंग देनी है। मैंने उसके लिए अपना सबसे ग्रेटेस्ट वर्क करके एक पेंटिंग बनाई थी, लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि उसके क्लैन के खत्म हो जाने के बाद में वो पेंटिंग भी कहीं विलुप्त हो गई। और मैंने यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि जो कोई भी उस पेंटिंग को मेरे पास लेकर के आएगा मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन अब तक इतनी सारी सालें बीत गई मगर अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तो ज़ूफेन ड्रंकर से पूछता है कि सीनियर, तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो पेंटिंग किस तरीके की दिखती थी? तो ड्रंकर ज़ूफेन को बताता है कि मेरी पेंटिंग काफी ज्यादा मशहूर थी और हमारे नेशन की शान, लेट्स ऑफ नेशन थी। उस पेंटिंग का नाम सुनकर ज़ूफेन, योंगनिंग और सेंगर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ज़ूफेन थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या लेट्स ऑफ नेशन, क्या कहीं इसका मतलब सीनियर वेस्टरलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन डैन किंग चैन है? तो इधर योंगनिंग भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने लेजेंड्स में इनके बारे में सुना है, और क्या सच में ये इतनी हजारों सालों के बाद भी अब तक जिंदा है? तो ज़ूफेन योंगनिंग से पूछता है कि आखिर उनके
की पेंटिंग कहाँ है? क्या वो पेंटिंग हमारे टियानो में ही नहीं थी? तो योंगनिंग थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहती है कि जब तुम पिछली बार इंपीरियल कैपिटल में गए थे तो थर्ड ब्रदर के राज्याभिषेक के बाद से वो पेंटिंग गायब थी और वो उसे लोंगकुई के लिए एक सगाई के गिफ्ट के तौर पर यूज करना चाहते थे, लेकिन तब वो हमें खजाने में कहीं नहीं मिली थी। तो जूफन कहता है कि डैम वो साला कमीना बिग बॉस मोटू, वो हमेशा उस समय गलती कर देता है जब बात मायने रखती हो, लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जूवन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें हेवन रीचिंग पवेलियन का दिखाया जाता है। यहाँ पे की डबल ड्रैगन गैदरिंग में सभी सेक्ट के वेनरेबल्स उनके गार्डियन मास्टर बनकर के आए होते हैं। वो सभी लोग इसी जगह पर मीटिंग कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ में अब हमें वहाँ पे दो मास्टर्स को दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बट बेहद ही ज्यादा पावरफुल मास्टर वो उन सभी लोगों से कहता है कि तो ये बात तय रही, तो अब डबल ड्रैगन गैदरिंग 3 दिनों में शुरू की जाएगी और वही सेम रूल्स लोअर 3 सेक्टरों पर भी लागू किए जाते हैं, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो अभी पीछे हट सकते हैं। तो अब उस मास्टर की ये बात सुनने के बाद में वो सभी लोग उस मास्टर की बात के लिए एग्री करते हैं और कोई भी पीछे नहीं हट सकता। वो सभी लोग रूल्सों को मानने के लिए तैयार होते हैं। तभी एक बंदा भागते हुए उस छोटे मास्टर के पास आने लगता है और घबराते हुए उससे कहता है कि मास्टर बैरियर के साथ में जरूर ही कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो मास्टर उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर क्या गड़बड़ हुई है। तब वो बंदा उस मास्टर से कहता है कि मास्टर सभी सेक्ट को अंदर लाने के लिए हमने डोर को 9 बार खोला था, मगर अब हमें पता चला है कि इस बार वो बैरियर वाला डोर 10 बार खोला गया है और जरूर ही कोई जबरदस्ती यहाँ अंदर आ गया है। उस बंदे की ये बात सुनने के बाद वो छोटा मास्टर काफी ज्यादा सीरियस तरीके से उसे घूरने लगता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम जा सकते हो, बाकी चीज हम लोग संभाल लेंगे, मगर तुम लोग अच्छी तरीके से जगह को गार्ड करके रखना। उसके बाद वो बंदा भी बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। तो हमें उस मास्टर की वो दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में सोचते हुए कहता है कि सिर्फ कुछ स्पेशल साइंस और पर्याप्त शक्ति के माध्यम से ही उन गेटों को बिना आवाज के खोल करके पार किया जा सकता है। तो आखिर आपको इसके बारे में क्या लगता है? कहीं इसका मतलब वो बंदा फिर से वापस तो नहीं आ गया? तो वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि हाँ, वो कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि हम लोगों की नाक के नीचे से अंदर आ सकता है और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है और इस वेस्टलैंड में सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है जो कि इतना ज्यादा कैपेबल है और ये सब कर सकता है। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर वो इस तरीके से अचानक से वापस क्यों आ गया, मगर अब मैं सिर्फ ये आशा करता हूँ कि वो हमारे लिए अब और ज्यादा परेशानियां खड़ी ना करे। तो वो छोटा मास्टर कहता है कि हमारा सबसे मूल्यवान शिष्य वापस आ गया है, मगर अब आखिर यहाँ पर वो क्या करने के लिए आया है। इसी के साथ में हमें वापस से सीन जूफेन का दिखाया जाता है। उस मीटिंग में नई सारी बातें उन वेनेबल्स ने जूफेन को बताई होती है। तो जूफेन भी थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 3 दिन, मगर ये तो काफी ज्यादा कम है और ये हमारे लिए थोड़ा टाइट रहेगा, मगर वेनेबल्स क्या आप थोड़ा और नहीं रोक सकते? हमारे पास में काफी ज्यादा कम समय है। ये सुनकर तो वेनेबलियन चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम हम तीनों लोगों को जिंदा देखना चाहते भी हो या नहीं, और क्या तुम योग्य व्यक्तियों से बड़े कमरे का मन बदलना चाहते हो? और निश्चित रूप से अब तुम्हारे पास में समय कम है, लेकिन अब तुम ही बताओ कि आखिर तुमने कुछ दिन पहले क्या किया था? हमने तुमसे पहले ही उनका इलाज करने के लिए कहा था, मगर तुमने पहले हमारी बात नहीं मानी। अब ये सब सुनने के बाद फिर जूफेन वेनेबलियन से कहता है तो फिर अब ये सब कुछ फिर से लक के ऊपर डिपेंड करता है। जूफेन की ये बात सुनकर तो वेनेबलियन और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और चिल्लाते हुए जूफेन से कहते हैं कि तुम कमीने जूफेन, तुम हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट की इस टीम के लीडर हो और अब तुम ही यहाँ पर लक की बात कर रहे हो, और अब तुम ये बिल्कुल मत कहना कि तुमने इस सब के बारे में पहले ही प्लान कुछ भी नहीं किया है। और आखिर तुमने उन लड़कियों के साथ जो डील की थी, आखिर उसके बारे में क्या? और आखिर वो लोग अब तक यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम्हें क्या लगता है कि क्या सचमुच में एक लीडर इस तरीके से काम करता है? तब इधर जूफेन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ तो वो लोग भी 3 दिनों में ही ब्रेक थ्रू कर लेंगे और बस ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होगा। तो इसलिए अब कौन जानता है कि इसमें कोई एक्सीडेंट होगा कि नहीं। अब ये सब सोचने के बाद फिर जूफेन वेनेबलियन से कहता है कि अब वहीं पर रुक जाओ, कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मगर क्या मैं इसे खुद ही स्वयं संभाल लूं? जूफेन के अंदर कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोग उसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।